बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और ईद की तैयारियां तो ज़ोरों शोर से जारी हैं। बाज़ारों में जिस तरह से रश नज़र आ रहा है, लोग ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं। सो ईद की ख़रीदारी ज़रूर करें, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। मेरे सामने जो खबरें हैं, शहर में डेंगू भी कोविड भी फैल रहा है, तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जान है तो जहान है, सेहत है तो सब कुछ है। सो इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। लेकिन दूसरी तरफ परेशानी की खबरें भी साथ साथ हैं। लोग परेशान इस तरह से हैं कि ईद की आमद से कबल हुकूमत की तरफ से क्या तोहफ़ा दिया गया है। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। एक्चुअली लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पूरा रमज़ान लोगों ने जिस तरह से गुजारा, अभी भी गुजार रहे हैं, खैर से भी 3-4 रोज़े पड़े हैं। सो परेशान लोग हैं कि इस कदर महंगाई ने उनकी कमर तोड़ के रख दी। और दूसरा, उस पर आपने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। अब ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर गुजारा बिल्कुल नहीं है। मतलब दफ्तर आपने आना ही आना है हर रोज़, जिन लोगों ने अपने काम के लिए जाना है, जिन लोगों ने अपनी दिहाड़ी पे जाना है। सो ये सब चीज़ें तो साथ हैं। और फिर ये मैं शायद सिपरा साहब से जब आपका तारुफ कराऊंगी तो उन्होंने कहना है कि जी बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। सो अवाम किधर जाए, सवाल ये है। खुशियाँ ईद की जो हैं वो अवाम की फीकी पड़ती जा रही हैं इन मुश्किलात की वजह से। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शाहिद सिपरा साहब और अली साही साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। मैंने सही वर्ड शाहिद सिपरा साहब यूज़ किया कि लोगों की ईद की खुशियाँ अब फीकी पड़ना शुरू हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप मार्केट में जाएं तो इसका अंदाज़ा तो आपको ज़्यादा होता है कि किस तरह। एक तो वो क्लास है जिनको नहीं है कि बिल्स हों, जो भी चीज़ें हों, लेकिन गरीब और मतवसत तबका, और उसके बाद एक तबका था सफ़ेद पोश जिसमें तनख्वाहदार तबका ज़्यादा होता था, छोटा बिजनेसमैन होता था जो अपने सफ़ेद पोशी को कायम रखता था। अब वो भी गुर्बत की लकीर पे आ गया। जब आप सफ़ेद पोश तबका को गुर्बत की लकीर पे लेकर आए हैं तो फिर उसके बाद मुआशरे में आप कहें कि खुशियाँ हों और फिर ईद उल फितर की खुशियाँ मनाई जाएँ या ईद की खुशियाँ मनाई जाएँ, तो फिर ये नामुमकिन होता है। पहले एक क्लास थी जिसको होता था कि हम इनको, ये मुस्तहिक लोग हैं, हमें इनकी मदद करनी है, इनको ईद की खुशियों में शामिल करना है। लेकिन अब तो आपके गली मोहल्ले में, इवन रिश्तेदारों में बहुत सारी ऐसे ख़ानदान, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ की निशानदेही होती है कि जिनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल में जो महंगाई की चक्की है उसमें अब हर तबका है, अमीर हो, गरीब हो, मतवसत हो, सफ़ेद पोश हो, वो सब उसमें पिस रहा है। इस पर गवर्नमेंट की जानिब से इक़दाम तो आपके सामने हैं। IMF के जो फैसले हैं, IMF के जो उनके साथ जो मुआहदे हैं, उसकी बुनियाद पर मेरा ख्याल है, जिस तरह आप खुद आपने इंट्रो में कह रही थी कि आप मेरे से पूछेंगी तो हालात जो है मज़ीद ख़राब होंगे। 2-3 चीज़ें होती हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं, जो आपको मुतासिर करती हैं या आपका बजट है उसको ख़राब करती हैं। सबसे पहले तो आपको यूटिलिटी बिल्स हैं, अगर उसमें इफेक्ट है। अब देखिएगा, अब जो रवा माह है, अभी जो गैस के बिल्स शाया हो रहे हैं, उसके ऊपर बड़ा क्लियर मेंशन है कि हम लोग पिछले साल का आपके एरियर्स भी वसूल कर रहे हैं। तो कल ही मुझे मेरे गैस का बिल मिला है, जो मेरा 250-300 होता था, वो 1040 रुपया बिल है। अंदाज़ा करें। अब मैं अपने बिल की बात कर रहा हूँ, ये बहुत सारे जो लाखों कंज्यूमर्स हैं उनको इसी तरह बिल आएगा। अब बिजली का बिल जो है उसका जो यूनिट है इस वक्त देखिएगा क्या हालात हैं। फिर उसके साथ इसी महीने से ये बिलिंग साइकिल जो 12 तारीख से शुरू हुआ है उसमें उसका इजाफा हो रहा है। इकसाथ की सूरत में 6 इकसाथ वसूल की जाएंगी और नया फ्यूल प्राइस और नए टैक्सेस अलहदा होंगे। इसलिए कोई ऐसा इकदाम गवर्नमेंट के लेवल पे या गवर्नमेंट की सतह पे नहीं हुआ कि आप किसी गरीब या आम जो सारिफ है, या मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तानी जो आवाम है, आप उनको रिलीफ दें। तो फिर उसके बाद भी आप ईद उल फितर की खुशियों की बात करें कि हमने खुशियों को दुबाला करना है, तो ये नामुमकिनात में से है। वो अब वो लोगों की नहीं है, बस बहुत तंग होकर लोग सिर्फ ईद की शॉपिंग बच्चों के लिए कर रहे हैं कि बच्चों की ईद होती है तो हमने उस ईद को स्पेशल बनाना है। साहिब साहब, हालिया पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर क्या कहेंगे? ना, ये तो जब भी कीमतें आती हैं तो 15 तारीख होती है और या उससे पहले दिलों की धड़कन तेज होने लगती है। यही होता है जब भी अनाउंसमेंट होती है। हम तो यही सोच रहे थे कि कीमतें शायद कम होंगी, लेकिन जब भी अनाउंसमेंट होती है तो यही आता है जी कि 10 रुपये बढ़ गई, 15 रुपये बढ़ गई। मेरा ख्याल है अब तक की जो सबसे टॉप लेवल पे चली गई है जब से ये कीमतें बढ़ रही, 282 पे पेट्रोल चला गया। तो ज़ाहिर है अब ट्रांसपोर्टर भी एक्टिव होंगे, मार्केट में जो लोग हैं वो भी एक्टिव होंगे जी। जिससे भी पूछा तो लोगों ने अपने घरों को जाना कहेंगे है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, किराए बढ़ गए, रेट्स बढ़ गए, बिजली की कीमतें बढ़ गई, हर चीज़ तो बढ़ रही है। किसी जगह पे कंट्रोल तो नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह सिपरा साहब कह रहे थे कि आने वाले दिनों में बिजली के बिल जो है उनमें भी इजाफा होगा, गैस की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है।
تو کس طرح جو غریب ہے وہ سروائیو کرے گا. جس طرح سفید پوش طبقہ پس رہا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ جو بڑے ویل آف ہوتے تھے, اب وہ دور آ گیا. میں نے خود اپنے ان کانوں سے فون سنے ہیں کہ راشن کا انتظام کر دیں, کوئی مالی امداد ہو سکتی ہے تو وہ کر دیں. تو یہ وہ لوگ تھے جو بڑے اچھے طریقے سے گزارا کر رہے تھے اور بڑے بہتر لوگ تھے, لیکن اب یہ حالات آ گئے ہیں کہ چیزیں قابو میں ہی نہیں آ رہی. اور اس میں جو سب سے زیادہ پس رہی ہے وہ عوام پس رہی ہے, بزنس مین کا تو کچھ نہیں جا رہا. وہ جیسے پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں, بجلی کی بڑھتی ہیں, لیکن اب کھانا آپ نے کھانا ہی کھانا ہے, بچوں کی فیسیں آپ نے دینی ہیں, اپنے بل آپ نے ادا کرنے ہیں, پیٹرول آپ نے مہینے کا خرچ کرنا ہے, تو پھر آپ کے اندر کیا سکت رہے ہاں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ریٹ بڑھا دیتا ہے. بزنس مین تو اپنا نقصان نہیں نہ کرے گا, وہ تو چیزوں کا منافع پورا لے گا. وہ میکسیمم کسی جگہ پہ اگر اڑے گا تو یہ ہوگا کہ اس کا منافع تھوڑا کم کر دے گا, لیکن وہ جو اس کی کاسٹ ہے اور جو اس کا ایک مخصوص منافع ہے اس کو تو کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا. اور رمضان میں تو جس طرح ہم مسلمان تاجر کر رہے ہیں اور جس طرح کنٹرول ہونی چاہیے چیزیں اور جس طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے بحیثیت مسلمان, ہم اس کے الٹ چلتے ہیں. ہر چیز کی قیمتیں 2 گنا لی جا رہی ہیں. مجھے بتائیں ابھی دیکھیے گا 1-2 دن میں آپ کے جو بس سٹینڈز ہیں وہاں رش ہوگا. وہی تو میں کہہ رہی ہوں, اب لوگوں نے اپنے اور گھروں یہ کو 2 دن پہلے جو فیصلہ آیا ہے نہیں آج سے شروع ہو جائے گا سپلا صاحب, چونکہ چھٹیاں اناؤنس ہو گئی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اوور چارجنگ کون کنٹرول کرے گا؟ یہ بنیاد بنائیں گے 10-12 روپے, اس کی بنیاد پر آپ 200, 250, 300 روپے ایک سائڈ کا جو کرایہ ہے آپ اس کو بڑھا دیں گے, پر سیٹ بڑھائیں گے, مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے بس. اور پھر مجھے بتائیں کہ ایک طرف تو کہیں کہ گورنمنٹ, مجھے بتائیں آپ دیکھیے گا یہ 3-4 دن آپ کے ڈی سی صاحبہ جو ہیں وہ بھی نظر آئیں گی, آپ کے اسسٹنٹ کمشنرز بھی نظر آئیں گے, آپ کے جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے اس کے لوگ بھی نظر آئیں گے. اس کے باوجود آپ اوور چارجنگ کو نہیں روک پائیں گے. یہ 3-4 دن یہ آپ کے ٹرانسپورٹ مافیا نے لوٹ مار کرنی ہے. لوگ کھڑے ہو کے اچھا ان کا جواز دیکھیں نا, بڑا سمپل جواز ہے. وہ کیا, جب ان سے ٹرانسپورٹر سے بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی ادھر سے ہماری گاڑیاں جس شہر میں جانا ہے ادھر سے خالی آ رہی ہیں اور یہاں سے رش ہے تو ہم لے کے جا رہے ہیں. نہیں شفرا صاحب, ہمارا تو ایک پورا سال کیا کرتے ہیں, ایک پورا ہمارا رجحان ہے کہ ہم ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں کہ عید لگانی ہے, چاہے کوئی سبزی فروش ہے, فروٹ والا ہے, کوئی کسی جس کا بھی کوئی کاروبار ہو کہتا ہے عید لگانی ہے. تو یہاں پہ ہمارا یہ المیہ یہ ہے کہ ہماری سوچ اس طرح کی ہے کہ جس مہینے میں رحمتیں برکتیں سمیٹنی چاہیے اس مہینے میں ہم, مجھے تو لگتا ہے اپنا رمضان خراب کرتے ہیں اس طرح چیزوں کی قیمتیں بڑھا کے, ذخیرہ اندوزی کر کے, 2 نمبری کر کے. آپ نے ذخیرہ اندوزی کا ذکر کیا, میرے سامنے خبر ہے جی, چینی کی اسمگلنگ, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع. وزیر اعظم کی ہدایت پر اجلاس ہوا ہے. چینی کی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے ملک گیر کارروائی کی حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ہر دور میں شاید سپرا صاحب یہ بھی کام ہو رہا ہے. اس دفعہ چینی کی جگہ ہم نے آٹے کی زیادہ باز کش سنی ہے, اور چینی کو آپ نے تھوڑا سا نیگلیکٹ کیا تو پیچھے کیا ہو رہا ہے. دیکھیں پہلی دفعہ ہوا کہ سمگلنگ یا بارڈر ایریا پہ آپ نے روکنے کی کوشش کی ہے, ادروائز تو آپ کے یہ چیزیں سمگلڈ ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی ایسا دوسرا رائے نہیں ہے. آپ کی گندم بھی ہوتی ہے, چینی بھی ہوتی ہے, اور پھر آٹا بھی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں کرائسس آتا ہے تو ہم وہی چیز جو ہم نے 100 روپے کی بیچی ہوتی ہے وہی 200 روپے میں واپس ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا براہ راست نقصان کس کو ہوتا ہے, ہم اور آپ کی جیبوں پہ بوجھ جاتا ہے نا. گورنمنٹ تو چلو اس کو کر رہی ہوتی ہے, خرید رہی ہوتی ہے. اس لیے ہمارے یہاں کوئی منصوبہ بندی ہونا کہ اچھا کہہ بھی دیتے ہیں جب اجلاس ہوتے ہیں کہ اتنی گندم چاہیے, اتنی گندم خریدی جائے گی, اتنی جو چینی ہے اس کی کاغذوں کی حد تک ہوتا ہے نا. لیکن ذخیرہ اندوزی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ کے بڑے لوگ ہیں نا. کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کون کرتے ہیں؟ آپ کے بڑے لوگ. عام تو بندہ کرتا ہے, ہزاروں تھیلے پولیٹیشنز آپ کے ہیں, آپ کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں, وہ کرتے ہیں, یہ وہ لوگ کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو حکومتیں چلا رہے ہوتے ہیں, جو حکومتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جو انہی حکومتی نمائندگان کے الیکشنز لڑ رہے ہوتے ہیں, جو انہی حکومتی نمائندگان کے الیکشن کے دنوں میں ان کے ڈیرے پہ کھانے بھجوا رہے ہوتے ہیں, فلیکسز جو ہیں چھپوا رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ اس کے بعد بھی کہیں کہ ہم ان کو روک پائیں گے, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود حکومتی سطح پہ اگر اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اسمگلنگ کو روکا جائے. اب دیکھیں نا, چینی یہاں سے نکلے گی جو آپ 95 روپے کلو کی بات کر رہے ہیں, 120 روپے تو مل ہی رہی ہے مختلف مارکیٹ میں, 110 روپے بھی فروخت ہو رہی ہے. چینی کی قیمت کو مستحکم نہیں کر سکے, چکن کی قیمت کو ہم لوگ مستحکم نہیں کر سکے, سبزیاں, پھل, فروٹ, کوئی ایسی چیز نہیں ہے
कि हम एक रेट पर लेके चले जाएं। हर एरिया में एक ही जगह पे कुछ बाजार लगा हुआ है तो एक रेडीबान कुछ और कीमत लगा के बैठा है, उसके साथ कुछ और बैठा हुआ है, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल कि कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है, इंतजामिया आपको नजर ही नहीं आती। ये सारी चीजें मुझे बताएं कि सीएम और प्राइम मिनिस्टर ने करनी है, आपके नीचे मशीनरी जो है उन्होंने क्या करना है? फिलहाल तो यहाँ पर हमें पूरे रमज़ान में यही चीज़ नज़र आई है, जहाँ जहाँ सीएम साहब पहुँचे वहाँ हालात को बेहतर करने के उन्होंने अहकाम जारी कर दिए, अदरवाइज पूरे शहर का कोई पुरसानी हाल नहीं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। खुश आमदीद एक बार फिर से आपको कहेंगे। अच्छा जी, आज की लीड स्टोरी छपी हुई है अखबार में। 289 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। तमाम टाउन्स में 30,444 हॉटस्पॉट की मुसलसल चेकिंग। अब तक ज़िला भर में 588 मुश्तबा केसेस सामने हैं, जबकि 21 कन्फर्म केस रिपोर्ट हुए हैं। डीसी साहिबा के मुताबिक कहा गया, और डीसी साहिबा ने आज से 5-6 दिन पहले कहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया जाएगा, जहाँ कहीं से लार्वा बरामद हुआ वहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शायद सिप्रा साहब कार्रवाइयाँ तो उस लेवल की नहीं हो रही, नो डाउट इसमें, क्योंकि आपकी मशीनरी सारी बिजी रही आटे की तरफ, और मेरे ख्याल से अब आटा पॉइंट बंद हो गए हैं क्योंकि 25 रमज़ान तक था। नहीं, वो तो खत्म हो गई ना, वो तो एक अच्छा प्रोजेक्ट था जो पाया तकमील तक पहुंचा। मतलब कहने का ये था कि मशीनरी तो आपकी सारी वहाँ थी, तो डेंगू नहीं, ये तो डेली वेजिस पे हायर करते हैं खवातीन को, और वो आप उसकी सर्विलेंस टीम्स बनती हैं और आप घर घर जाती हैं, आपके घर भी आती होंगी। बिल्कुल। वहाँ अब बात करने का मकसद ये है कि लास्ट वीक भी हमने इसको डिस्कस किया था, उस वक्त केसेस कम थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं तो आज केसेस ज़्यादा हैं। इसका क्या मतलब है कि जो सरकारी सतह पे अदाद शुमार आ रहे हैं उसमें मुसलसल केसेस में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल। एक ये वो स्टडी है जो प्रॉपर सर्विलेंस नहीं हो रही, आपकी टीमें उस तरह मुतहरिक नहीं है, घर घर जाकर चेक नहीं कर रही, कहीं पर लार्वा बरामद हुआ है उस पर मुकदमात दर्ज नहीं हो रहे, प्रॉपर्टीज़ को सील नहीं किया जा रहा। ये इस तरह के सख्त इक़दाम होते हैं ना किसी चीज़ को रोकने के लिए। जब ये डेंगू आया था, अब क्या है कि सरकारी सतह पर बढ़ते अदाद शुमार के बावजूद आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इस तरह मुतारिक ना हो, और आइंदा 15-20 दिन या महीने के बाद आज जब आपका मानसून प्री मानसून का सीज़न आ जाएगा और बारिशें दोबारा आएंगी, और जिस तरह आप एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि आज या कल में दोबारा बारिशें जो हैं उनकी तवक्को की जा रही है, इन हालात में बारिश होती है, फिर पानी जमा हो जाता है कब्रिस्तानों में, बहुत सारे टायर शॉप पे, बहुत सारे और मकामात हैं, इवन आपके घरों की छतों पे कोई चीज़ ऐसी पड़ी है अगर वहाँ पानी जमा हो गया तो वहाँ लार्वा परवरिश उसकी हो सकती है, मच्छर परवान चढ़ सकता है। ये चेकिंग सख्त करने की ज़रूरत है। कानूनी कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, FIR का तो कहा गया कि FIR दर्ज होनी चाहिए। मुझे बताएं आज तक कितनी FIR दर्ज हुई है? अच्छा छोड़ दें, FIR भी ना दर्ज करवाएं, आप लोगों पे ना डालें, आप लोगों को सिर्फ अवेयरनेस दें, लोगों को बताएं तो सही, लोगों के दर जाके खटखटाएं तो सही, उनको नोट तो करें। कैंपेन की पहले सिप्रा साहब टीमें नजर आती थी गली मोहल्ले में, और आप जिस इलाके में भी जाती थी तो डेंगू के लोग आपको नजर आ रहे थे, कब्रिस्तानों में, टाइट शॉप्स पे, स्कूलों में, और हर जगह चेकिंग नजर आ रही होती, छतों पे देख रहे होते थे किसी जगह पानी इकट्ठा नहीं, कूलर्स को देख रहे होते थे जो एयर कूलर्स हैं, और इसके साथ साथ जो टायर शॉप है वहाँ पे तो ये बड़ी सख्ती की थी, और पूरी मार्केट्स में रोज़ाना की बुनियाद पे चेकिंग भी होती थी, FIRs भी हो रही थी। लेकिन अब वो सिलसिला रुक के रह गया है, और जो भी इंतज़ामिया आ रही है उसको उस तरह फोकस नहीं कर रही जिस तरह उनको करना चाहिए। और अगर इसी तरह आप चीज़ों को नेगलेक्ट करते जाएंगे तो ये फिर चीज़ें, ये बीमारी तो आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। वर्स्ट हो रही हैं आपके सामने। एक स्मॉग है, वो जान ही नहीं छोड़ी, किसी एक सीज़न में पहले देखी जाती थी, अब तो आप बाहर जाएं तो आपको एक्चुअली इतनी डस्ट महसूस होती है। स्मॉग है, डेंगू है, कोविड है, कोविड साथ में है। अब अगर अगले 2-3 महीने में खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ये डेंगू के केसेस इसी तरह बढ़ते हैं और एक वबा की सूरत हाल अख्तियार हो जाती है, और उसके बाद अगस्त सितंबर में आपका स्मॉग आ जाएगा, उसके लिए अभी तक आपका महकमा वो तब भी जाएंगे कि अब ये 10-15 फैक्ट्री सील कर दिए हैं, इंडस्ट्रीज को चेक कर रहे हैं, जो धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रीज हैं उनको बंद किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। भाई आप पहले काम शुरू करें। मतलब आप जिस फिजा में सांस लेंगे उसमें सिवाय आलूदगी के, जहरीले ज़रात के और कुछ नहीं है। अपना खुद ख्याल रखें, बाहर अगर जा रहे हैं कम अज़ कम मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ बार बार धोएं, ये चीज़ें अपनी आदत बना लें। और जहाँ तक रह गई है बात डेंगू की, तो अपने घरों में आप लोग खुद प्लीज़ ये कम अज़ कम देख लें कि किसी जगह पे पानी ना जमा होने दें। बाकियों को तो छोड़ दें, अल्टीमेटली आपने अपना ख्याल तो खुद रखना है, तो अपने लिए तो आप ये सब कर सकते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है 420 मेगावाट का शॉर्टफॉल, 3.5 घंटे की लोड शेडिंग। शहर में सरकारी दफातर, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, मार्केट बंद होने के बावजूद बिजली की तलब में कमी ना हो सकी। मेरे ख्याल से अब ये 3-4 रोज़े आपके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाएगा। ईद के 3 दिन भी गालिबन अनाउंसमेंट ये होती है कि मुस्तस्ना करार दिया गया है शहर को लोड शेडिंग से। असल जो हमारे साथ सलूक होगा वो ईद के बाद। देखिए, असल सलूक आपके साथ करेंगे बिजली के बिलों में। आप लोड शेडिंग को भी भूल जाएंगे। बिजली के बिल्स आपको इस तरह के आएंगे कि आपको ये बिजली इस्तेमाल करना आपको याद आ जाएगी, समझ आ जाएगी। शिप्रा साहब, बिजली तो ज़ख़ीरा भी नहीं हो सकती जो हम नहीं हो सकती ना। मसला ये है। अब देखें 420 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, उसकी क्या वजह है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, दर्जा हरारत बढ़ रहा है, रोज़े में है लोग, अब उसका एसी का इस्तेमाल शुरू हो गया है। मार्केट्स में तो एसी बहुत देर से चल रहा है। आपके प्लाजास जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, सब पे अब लेस्को की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी है। अब कल 3600 मेगावाट 500 मेगावाट पे थी, आज अगर उसमें 300-400 मेगावाट जब मार्केट स्कूल्स ऐड होंगे तो ये 3800 मेगावाट पे जाएगी। उधर से जनरेशन अगर बढ़ी तो ठीक है, अगर शॉर्टफॉल बढ़ा तो लोड शेडिंग इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। जो आप बात कर रही हैं कि ईद उल फित्र पे आपको जो है इसको मुस्तस्ना शहर को करार दिया जाएगा, उसकी क्या वजह है कि आपके इंडस्ट्री बंद हो जानी है, ऑलमोस्ट आधा शहर आपका कमर्शियल मार्केट्स बंद हो जानी है, स्कूल, यूनिवर्सिटीज सारी बंद, प्राइवेट सेक्टर बंद, साहब मेरे जैसे जो लोग हैं उनके घर बंद, वो भी गए यहाँ से, तो फिर लाहौर की डिमांड तो ऑटोमेटिकली डाउन होनी एग्जैक्टली। तो वो जो 3800 या 4000 मेगावाट उस वक्त कंपनी चल रही होती है, वो 2100 2200 मेगावाट पे आ जाती है। वो तो कोई एहसान नहीं है। एहसान तो ये है ना कि आप बिजली भी दें और बिजली के बिल कम करें, बिजली के बिल कंट्रोल्ड हों और आपकी जेब और आपकी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, उसमें आए, या आपका जो बिजनेस है उसकी जो इनकम है उसमें रहे। अब वो नहीं रहे और जो मर्जी कर लें कि आप ये कहें कि गवर्नमेंट इस तरह की सब्सिडी देगी या गवर्नमेंट किसी जगह पे आपको रिलीफ देगी, वो चीज़ तो आप रिलीफ वाला चक्कर ही खत्म हो गया, अब तो वो है ही नहीं। फिर हमारे यहाँ आलमिया ये है कि हमने जनरेशन महंगे दामों करनी है, महंगे दामों फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी आनी है, टैक्सेस भी उस पर शामिल होने हैं, और बकाया जा जो पिछला रिलीफ था उसकी किस्त भी लेनी है। एक और उन्होंने FCA कोई फिनेंशियल कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्ज किया ₹3.82 फी यूनिट, वो भी हर महीने आपके बिल में आनी है फी यूनिट के हिसाब से। तो ये इतना सारा एडिशन जो है, पता नहीं लोग सुन के मुझे क्या कहते हैं। बता दिया, हिसाब भी तैयार हो गए हैं बिल अदा करने के लिए। हम लोग भी, और आयशा मुझे कह रही हैं 20 सेकंड है, हम लोग चलें ईद की खुशियाँ ना लोगों की ख़राब करें, ये तो होना ही है और हमने बाद में भुगतना ही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस होंगी, फिर आएंगे शो में। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और जिनकी आज बर्थडे है हमने उनको विश करना है, जिनकी कल बर्थडे है हमें पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह हम कल के प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएंगे। आज बर्थडे किसकी है? मोहम्मद रमज़ान की। रमज़ान का महीना है और रमज़ान की बर्थडे भी है। अच्छा जी, हमज़ा राना की, काजी सईद तूर की बर्थडे है, मोहम्मद असगर फ़ारान की बर्थडे है, और इसके बाद जी मोहम्मद फ़ेरोज़, आतिफ़, अरशद और मीरब की भी आज बर्थडे है, दाऊद, आयशा बिलाल, तैयब जाहिद, और इसके बाद जी हाफिज़ फ़याज़ की भी आज बर्थडे है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। माह मुबारक का आखिरी अशरा है और आखिरी रोज़े चल रहे हैं। सो हमने बात करनी है जी इस अशरा मग़फ़िरत में अल्लाह ताला ने हम पर ख़ास करम ये किया है कि हमें ताक रातों की सूरत में हमें एक बहुत बड़ा तोहफ़ा भी दिया है, और इन ताक रातों के बारे में खुसूसी अहकामात भी हैं। इन ताक रातों की तलाश हमने करनी है। हम आएंगे, आज 27वीं शब भी होगी। सो इबादत कौन कौन सी की जा सकती हैं, कौन कौन से नवाफिल का एहतमाम किया जा सकता है, तो आज की खुसूसी इबादत हमने आपके साथ शेयर करनी है। सो हमने प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करनी है जी ताक रात की इबादत के हवाले से। सो आज रात आपने कौन कौन सी इबादत का एहतमाम करना है, इन खुसूसी रातों के हवाले से क्या क्या अहकामात हैं। प्रोफेसर महमूद मसूद जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त के लिए। मुमकिना तौर पर कहा जाता है 27वीं शब जो है ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं, वो शब कद्र है। शब कद्र की निशानियाँ क्या क्या हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि बहुत अहम टॉपिक है, और यूँ समझ लीजिए कि वन ऑफ द बेस्ट नाइट जो इस्लाम में मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम के वसीले से अता फरमाई। यहाँ इब्तिदान एक दो जुमले अर्ज़ कर देता हूँ, वो ये कि पहले इस रात को तमाम साल के महीनों में और दिनों में छुपाया गया था। इस रात को
پھر حضور کی ذات مبارکہ کی وجہ سے حضور کی امت پر کرم یہ ہوا کہ اس کو رمضان میں چھپایا گیا، اور پھر رمضان میں بھی تمام پورے مہینے میں پہلے عشرے میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے تو پورا رمضان اعتکاف بھی کیا ہے، پہلے عشرے میں بھی کیا ہے، 20 دن کا بھی کیا ہے، 30 دن کا بھی، تاکہ حضور کی امت کے لیے آسانی ہو جائے، اور پھر اس کو آخری عشرے میں چھپا دیا گیا، اور آخری عشرے میں بھی جفت راتیں بھی تھیں اور طاق راتیں بھی تھیں، آڈ نائٹس بھی تھیں، تو لیکن حضور کی امت کے لیے پھر کرم یہ ہوا کہ اس کو آڈ نائٹس جو طاق راتیں ہیں ان میں چھپا دیا گیا۔ اب یہاں پر جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یوں تو نہیں بتایا گیا کہ یہ 27ویں کی رات ہی لیلۃ القدر ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، 21ویں کی بھی ہو سکتی ہے، 23ویں کی بھی ہو سکتی ہے، 25ویں کی بھی ہو سکتی ہے، وی ول ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ۔ لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں، کچھ سائنز ایسے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جن کے ذریعے ہم اندازہ کر سکتے ہیں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے۔ پہلی نشانی وہ قرآن مجید سے پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ 2 نشانیاں قرآن مجید سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں لیلۃ القدر جو لفظ ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے، اور 3 مرتبہ جب آیا ہے تو اس کے جو لیٹرز ہیں، حروف ہیں، وہ 9 ہیں۔ 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا جواب آتا ہے؟ 27۔ تو یہاں پھر علماء نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ زیادہ تر چانسز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ 27ویں کی رات ہی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، قرآن مجید کی جو یہ سورہ مبارکہ ہے اس میں 30 الفاظ ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، 30 الفاظ ہیں، اور جو 27th ورڈ ہے وہ ہے ہییا، اور ہییا کا مطلب ہے دس نائٹ، اور یہ ہے 27th ورڈ۔ تو یہاں سے بھی جو ہے وہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ حضور کی امت، ہم بطور امت کمزور لوگ ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ضیوف الرحمن، مہمان اللہ کے، وہ مساجد میں بڑی بڑی جگہوں پر حرمین شریفین میں اعتکاف کر رہے ہیں، ان کے لیے تو آسانی ہے، وہ ہر رات میں تلاش کر سکتے۔ میرے جیسا، آپ جیسا گناہگار بندہ جو کہ مسلسل مصروف چل رہا ہے، تو اس کے لیے ایک رحمت کا سہارا ہے، تو ہم ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے، تو ہمارے لیے اللہ پاک نے یہ آسانی بیان فرما دی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے عطا فرما دی ہے، کیونکہ حضور کی بارگاہ سے ہی سب کچھ ہمیں عطا ہوا ہے۔ بلا شبہ، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھ پر پہلی امتیں جب پیش کی گئیں تو ان کی تو عمریں بہت زیادہ تھیں، کسی نبی کی عمر آپ کو پتہ ہے جیسے 900 سال، 1000 سال، ان کی امتوں کے امتیوں کی عمریں بھی زیادہ تھیں، لیکن جب حضور کی امت کی باری آئی تو عمریں کم ہیں، تو عبادت کے مواقع بھی ان کے پاس زیادہ تھے، بالکل۔ تو حضور کی امت کے لیے اللہ پاک نے یہ ایک رات ہی ایسی رکھ دی، فرمایا خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ ایک رات میں جو عبادت کر لے گا، اللہ کی بندگی کر لے گا، اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائے گا، اس کے حضور اپنی گڑ گڑا کے معافی مانگ لے گا، چونکہ جو 15 شعبان کو اللہ رب العزت نے امور فرشتوں کے سپرد کیے تھے، آج کی رات سے وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صحیح۔ 15 شعبان کو جو امور تفویض کیا جاتا ہے، جس طرح بجٹ بنتا ہے اور بجٹ بننے کے بعد پھر وہ گورنمنٹس کو دیے جاتے ہیں کہ آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں، سیم لائک دس، یعنی اہمیت اس رات کی کیا ہے وہ تو آپ نے بتا دی۔ اب عبادات کون کون سی کرنی ہیں؟ عبادات اس کی بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلی عبادت تو یہ ہے کہ اس رات کو جاگنا ہے، پہلی عبادت۔ جاگ کر جو شخص باوضو ہو کر صرف بیٹھا رہے گا اور فرض نماز پڑھ کے بیٹھا رہے گا صرف، تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ چونکہ تتنزل فیہ الملائکۃ والروح، اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملائکہ بھی اترتے ہیں اور سیدنا جبریل امین بھی اترتے ہیں، اگرچہ وحی کے ناطے سے ان کا زمین پر اترنا بند ہو گیا ہے، لیکن یہ اتنی مبارک رات ہے، بابرکت رات ہے کہ اس رات سیدنا جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ تو کوئی شخص اگر باوضو ہو کر، تیار ہو کر، فقط جسٹ ہی سٹنگ ڈاؤن اور صرف اپنے دل کی طرف نظر کی ہوئی ہے اس نے، اور اپنا محاسبہ کر رہا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے، تو ہی ول بی ناٹ ڈپرائیوڈ ان دس نائٹ ایز ویل۔ تو سب سے بڑی عبادت تو یہ ہے، جاگنا، یعنی غافل ہو کر سونا نہیں ہے۔ پھر میں وہ آسان عبادات بتا رہا ہوں، باوضو رہیں،
जितना दरूद पाक आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पढ़ सकते हैं वो दरूद पाक, क्योंकि दरूद पाक से हुजूर की बारगाह से भी रिश्ता मजबूत होता है, कनेक्शन क्रिएट हो जाता है जी आपका। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात। फिर उसके बाद इस्तिग़फ़ार है, मैं वो जुमले दोहरा देता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी इन्नका अफ़ूफ़ुन अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूफ़ुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ये मैंने आसानी के लिए अल्फाज दोहरा भी दिए हैं। तो ये विर्द जो हैं, ये वजीफ़े जो है, ये फिर कुरान मजीद की तिलावत है जितनी आप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नवाफिल हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक ज़िम्नन एक बात कर देता हूँ, नवाफिल आप पढ़ें जितने मर्ज़ी पढ़ें, लेकिन ज़रूरी है कि उससे पहले फ़राइज़ भी पढ़ें। जिसने मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ी है, जिसने इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी है, फ़राइज़ छोड़ के बैठा है और नवाफिल पर ज़ोर है, तो उसके नवाफिल फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल नहीं। तो पाबंदी करें, बल्कि आज की रात हम प्रॉमिस करें अल्लाह पाक की बारगाह से, मौला हम जो कुछ मर्ज़ी हो जाए ये फ़राइज़ नहीं छोड़ेंगे, फ़राइज़ नहीं छोड़ेंगे। तो फ़राइज़ अदा करें, नियत कर लें, तहैया कर लें, प्रॉमिस कर लें, और फिर साथ नवाफिल को जो है वो पढ़ें। नवाफिल कितने हैं? नवाफिल सबसे पहले तो 4 नवाफिल पढ़े फ़ौरन मगरिब की नमाज के बाद। उसमें आप कोई भी तरीका इख्तियार कर लें, लेकिन जो मेन तरीका है वो ये कि 4 रकतें पढ़े नवाफिल, और उन नवाफिल में आपने एक ही सलाम फेरना है, आखिरी सलाम। लेकिन हर रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र पढ़नी है। सही। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, एक बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, या 9 बार पढ़ लें, क्योंकि ये नफली इबादत है, इसमें हम पाबंदियाँ नहीं लगा सकते, जितनी पढ़ सके आप तो वो करें। तो ये इबादत इतनी मकबूल है, और अगर इसका सवाब आप सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को अता फरमा दें, उसका सवाब पेश कर दें उनकी बारगाह में, तो आप फरमाती हैं कि जो कोई सवाब मुझे इसका अता फरमाएगा, पेश करेगा, कल क़यामत के दिन सैयदा कायनात उसकी बख्शिश करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है। फिर इसके बाद सलातुल लैल है, वो 100 रकत नमाज नफल है, वो 2-2 करके आप पढ़ते जाएं। उसमें सूरह इखलास पढ़ते जाएं आप, 1-1 मरतबा, 3-3 मरतबा, 9-9 मरतबा पढ़ते जाएं। ये क़यामुल लैल है बेसिकली। तो इसी तरह नमाज तहज्जुद है, रात को वो भी पढ़ें। फिर आप अपने रिश्तेदारों के पास अगर जा सकते हैं वहाँ जाएं, कब्रिस्तान में जा सकते हैं, अपने प्यारे आपके जहाँ लेटे हैं उनके पास जाएं, उनके लिए दुआ करें। आका अलैहिस्सलाम का ये मामूल था, वहाँ जाएं। जो इबादत आपके जहन में आ सकती है, आपके तसव्वुर में आ सकती है, ज़बान से लेकर रूह तक, रूह से लेकर जाने तक, चलने तक, जो कर सकते हैं इस रात करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मना लें। बिल्कुल। सो ये आपके पास बहुत ही सुनहरी मौका है, और हमने आपको इबादत बता दी हैं। अल्लाह ताला आपकी भी इबादत कबूल करे, हमें अपनी दुआओं का लाजमी हिस्सा रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना खास करम करे। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। माह मुबारक चल रहा है, और हमारे पास ये बहुत ही हम खुश नसीब हैं कि इतनी ज़बरदस्त हमारे पास जो हैं वो घड़ियाँ मौजूद हैं। सो हम आज मुमकिना तौर पर शब कद्र भी हो सकती है, 27वीं की रात भी होगी। तो आज के इस बाबरकत दिन हमारे साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करने के लिए मुदस्सिर हमदानी साहब मौजूद हैं। उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे और उन्हें कहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। जी।